होल्डिंग का मैंने क्लास 1 टू आज होल्डिंग का क्लास 3 में आप लोगों के सामने लेक्चर डिलीवर करूंगा। क्लास 1 में हम लोगों ने बेसिक इंट्रोडक्शन कराया था, क्यों होल्डिंग कंपनी का ज़रूरत होता है, उसका अकाउंटिंग इम्प्लीकेशन क्या है, कंसोलिडेटेड फिनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट करना, कंसोलिडेटेड फिनेंशियल स्टेटमेंट में हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ना, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में प्रोसीड्यूर क्या होगा वो मैंने डिस्कस किया था। प्रोसीड्यूर में मैंने 4 चीज़ का बात आपके सामने रखा, उसमें एक का ऊपर डिस्कशन नहीं हुआ। फर्स्ट वन मैंने रखा कंसोलिडेशन मतलब कॉम्बिनेशन, कंबाइन करना, टुगेदर में ऐड करना। सो जितना एसेट एंड लायबिलिटीज है, एसेट में इन्वेस्टमेंट ऑफ सब्सिडियरी कंपनी छोड़ के सब क्या होगा, ऐड हो जाएगा। ग्रुप कैसे फॉर्म होता है उस दौरान मैंने बोला था, अगर कंपनी किसी दूसरे कंपनी का 51% और से ज़्यादा शेयर खरीद लेता है तो वो कंपनी उसके कंट्रोल में आ जाता है। तो नेचुरली खरीदने का मतलब वो कंपनी का शेयर में इन्वेस्ट करेगा, सो दैट ही कैन कंट्रोल द बोर्ड। अगर बोर्ड को कंट्रोल करना मतलब कंपनी को कंट्रोल करना, फाइन। तो ऑन दैट कॉन्सेप्शन हम लोग बोल सकते हैं जो कंपनी होल्ड कर रहा है, मतलब पेरेंट्स कंपनी होल्डिंग कंपनी के पास इन्वेस्टमेंट है और वो कहाँ पर इन्वेस्ट करके रखा है, दूसरा कंपनी का शेयर्स में। शेयर में इन्वेस्ट करना मतलब दूसरा कंपनी का नेट एसेट में उसने इन्वेस्ट करके रखा है। नेट एसेट मतलब इक्विटी में इन्वेस्ट करके रखा है। तो दूसरा कंपनी में जो इन्वेस्टमेंट करके रखा है, दूसरा कंपनी में कितना इन्वेस्ट करके रखा है, जो परसेंटेज उसने बोल दिया है वही परसेंटेज, मतलब 80%, 60%। तो वहां पर हम लोग देखेंगे कितना इन्वेस्टमेंट किया होल्डिंग कंपनी ने और उस इन्वेस्टमेंट से उसने कितना एसेट का एक्वायर किया। अगर डिफरेंस आता है आइदर गुडविल और कैपिटल रिजर्व, ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया उससे क्या हुआ, राइट आया है कम पैसा का, मतलब 10 लाख रुपया इन्वेस्ट किया और उसका प्रोपोर्शनेट राइट आया है 8 लाख, तो 2 लाख गुडविल। ठीक उल्टा, इन्वेस्ट किया 8 लाख और राइट इन द शेयर्स आया है 9 लाख, तो 1 लाख कैपिटल रिजर्व। तो ये था प्रोसीड्यूर में नंबर 2 पार्ट। नंबर 3 में मैंने कहा था सब्सिडियरी का तो मेजर पार्ट होल्डिंग कंपनी होल्ड करता है, तो उसका तो रेसिड्यू पार्ट रहता है इक्विटी शेयर का, वो कौन होल्ड करता है, उसका नाम होता है माइनॉरिटी। तो हम लोगों को प्रेजेंट करना पड़ेगा कंपनी का नेट एसेट में माइनॉरिटी का कितना शेयर है। कंपनी का नेट एसेट में 80% शेयर अगर होल्डिंग कंपनी का है तो नेट एसेट में 20% माइनॉरिटी का होगा। तो माइनॉरिटी का कितना शेयर वो भी हम लोग देखेंगे, और वो इक्विटी का जब ग्रुप बैलेंस शीट बनेगा, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, उसको अलग हेडिंग में दिखाएंगे माइनॉरिटी इंटरेस्ट बोल के। 4 मैंने कहा जिसके ऊपर टिप्पणी नहीं किया था, उसके ऊपर आलोचना नहीं हुआ था, क्या, अगर कंपनी में इंटर कॉर्पोरेट लोन्स और एडवांसेस होता है, मतलब सेम कंपनी डेटर्स सेम कंपनी क्रेडिटर्स, तो म्यूचुअल सेट ऑफ कैसे होगा। सिर्फ नाम बताया था ग्रुप ट्रांजैक्शन, ग्रुप प्रॉफिट टू बी एलिमिनेटेड, और मैंने ऊपर कोई इलस्ट्रेशन नहीं किया, इस मोमेंट में करूंगा भी नहीं, एटलीस्ट 7-8 क्लास के बाद उसके ऊपर चर्चा होगा। तो हम एक एक पॉइंट के ऊपर काम करेंगे। क्लास 2 में मैंने कहा था 2 प्रॉब्लम आपके सामने रखा था, वेरी स्मॉल प्रॉब्लम, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कंसोलिडेशन प्रोसीड्यूर में काम होता क्या है। आपने देखा मैंने एसेट को ऐड किया, लेकिन आपने देखा है इक्विटी को सर, दोनों कंपनी का इक्विटी सर ने ऐड नहीं किया, इक्विटी शेयर को, बिकॉज इन्वेस्टमेंट से सब्सिडियरी कंपनी का जो इक्विटी हो एडजस्ट हो जाता है। तो 2 कंपनी तरीका आपने देखा है, मैं उसके ऊपर बात उस टाइम कर चुका हूं, तो रिपीट नहीं कर रहा हूं। आप वो कंपनी देखिए, बिकॉज वो सिर्फ एक इलस्ट्रेटिव पर्पस के लिए था। आज से हम लोग टेक्निकली काम शुरू करेंगे, कैसे ये कंसोलिडेशन का प्रोसीड्यूर बहुत आसानी से हम लोग कर सकेंगे, बिकॉज प्रॉफिट में कितना प्री एक्विजिशन और सब्सिडियरी कंपनी का प्रॉफिट में कितना प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, कितना पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, वो देखना पड़ेगा।
एक बात इस पॉइंट में याद करना पड़ेगा, बिकॉज ये प्री एक्विजिशन प्रॉफिट और पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट जो भी है वो फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ होल्डिंग कंपनी। माइनॉरिटी के लिए तो सभी किसका प्रॉफिट है, सभी मतलब ना प्री ना पोस्ट, सभी में उसमें शेयर है। लेकिन होल्डिंग कंपनी का, पेरेंट्स कंपनी में यहां पर ट्रीटमेंट अलग होता है। क्यों? प्रॉफिट का एक्विजिशन से पहले जो प्रॉफिट होता है उसको बोलता है परचेस प्रॉफिट, वो परचेस प्रॉफिट उसका कैपिटल प्रॉफिट होता है। लेकिन होल्ड करने के डेट के बाद जो प्रॉफिट आता है उसका रेवेन्यू प्रॉफिट, जो उसका पीएल के साथ मार्च हो जाता है। तो मतलब सब्सिडियरी कंपनी का प्रॉफिट के लिए ये दो एलोकेशन मुझे करना पड़ेगा। माइनॉरिटी के लिए तो जो है उसका परसेंटेज कर दो हो जाएगा, लेकिन होल्डिंग कंपनी के लिए मुझे अलग अलग से दो हिस्सा निकालना पड़ेगा। मतलब होल्डिंग कंपनी को पॉइंट ऑफ व्यू से जब सोचेंगे, देखना पड़ेगा माइनॉरिटी का प्रॉफिट में जिस दिन कंसोलिडेशन प्रोसीड्यूर आप कर रहे हैं, कंसोलिडेशन बैलेंस शीट जिस बैलेंस शीट डेट में आप प्रेजेंट कर रहे हैं, देखना पड़ेगा उस डेट में जो पीएल रिजर्व अवेलेबल है, उस पीएलओ रिजर्व में कितना प्री एक्विजिशन प्रॉफिट है, कितना पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में, इनडायरेक्टली बोलूंगा कितना एक्विजिशन के पहले है कैपिटल प्रॉफिट है और कितना रेवेन्यू प्रॉफिट है बाद में। आपने इसी का कॉन्सेप्ट थोड़ा करके रखा था प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन सेमेस्टर 3 में, याद है? प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट, प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट आपका कैपिटल प्रॉफिट है। बिकॉज कंपनी का होल्डिंग सब्सिडियरी रिलेशन एस्टैब्लिश ही नहीं हुआ, तो उससे पहले जो जो प्रॉफिट अवेलेबल है कंसोलिडेशन के डेट के दिन भीतर, वो मेरा कैपिटल प्रॉफिट माना जाएगा। सर अवेलेबल क्यों बोलते हैं? हो सकता है उस टाइम 4 लाख प्रॉफिट था, उस 4 लाख में कंपनी ने ऑलरेडी 1.5 लाख 2 लाख रुपए डिस्ट्रीब्यूट कर चुका है, तो बैलेंस कितना बचा है? 2 लाख। नेक्स्ट ईयर में फिर से सर 1 लाख डिस्ट्रीब्यूट कर चुका है, बैलेंस कितना बचा है? 1 लाख। तो हर ईयर आपको देखना पड़ेगा प्रॉफिट में कितना कैपिटल प्रॉफिट है और कितना रेवेन्यू प्रॉफिट है। सो दैट थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम लोग आज करेंगे होल्डिंग कंपनी के लिए स्टेप्स, हम लोग क्या फॉलो करेंगे। लेकिन ये स्टेप्स आप लोगों को मैंने ऑलरेडी देके रखा था। अब ये स्टेप को हम लोग में एक पॉइंट में मेजॉरिटी आज का क्लास और नेक्स्ट क्लास में करूंगा, दैट इज एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट। मतलब आज का क्लास होल्डिंग कंपनी का, होल्डिंग कंपनी क्लास 3। सर आज का क्लास में एक्चुअल में क्या करेंगे आप? आज का क्लास में मैं करूंगा एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट ऑफ सब्सिडियरी कंपनी क्या करने के लिए? टू आइडेंटिफाई, क्या आइडेंटिफाई हम लोग करेंगे? टू आइडेंटिफाई कैपिटल प्रॉफिट, दैट इज प्रॉफिट बिफोर the date of acquisition, शेयर एक्विजिशन से पहले कितना प्रॉफिट था अवेलेबल, मतलब अभी भी अवेलेबल है, नेसेसरी नहीं है सेम प्रॉफिट कंटिन्यू रहे, बिकॉज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो कम हो जाएगा ना। मान लीजिए कंपनी में 4 लाख कैपिटल प्रॉफिट है, वो अगर उस 4 लाख कैपिटल प्रॉफिट में कुछ डिस्ट्रीब्यूट कर देता है तो ग्रेजुअली क्या होगा? कॉमन सेंस धीरे धीरे फॉल करेगा। इसलिए हर साल मुझे देखना पड़ेगा कितना अवेलेबल है। सेकंड, टू आइडेंटिफाई रेवेन्यू प्रॉफिट सेम अवेलेबल, दैट इज प्रॉफिट after the date of acquisition,
और लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, शेयर ऑफ होल्डिंग कंपनी, शेयर ऑफ होल्डिंग कंपनी एंड शेयर ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स, ये हम लोग करेंगे। मतलब ये एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट हम लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, जो हम लोगों का ये पर्पस सर्व करेगा। एनालिसिस प्रॉफिट एक क्या है, स्टेटमेंट होगा। हम लोग एक फॉर्मेट दे रहे हैं जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। जब प्रॉब्लम आप आज करेंगे तो आप देखेंगे। दैट इज कैपिटल प्रॉफिट, फॉर्मेट एनालिसिस of profit of subsidiary, capital profit, revenue profit, total। तो पहले हम लोग देखेंगे पीएल में कितना कैपिटल प्रॉफिट है, कितना रेवेन्यू प्रॉफिट है। उसके बाद हम बात करेंगे जनरल रिजर्व, कितना कैपिटल प्रॉफिट है, कितना रेवेन्यू प्रॉफिट है। रेवेन्यू मतलब एक्विजिशन के बाद कितना अमाउंट जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया, टोटल। ऐड करेंगे एडजस्टमेंट्स। बाद में देखते हैं एडजस्टमेंट क्या क्या है, एक्चुअली इसी का ही क्लास है। करने के बाद हम लोग करेंगे टाइम एडजस्टमेंट। आप लोग मत पूछिए ये क्या है क्या नहीं है, सब हम लोग देखेंगे। टाइम एडजस्टमेंट लेस डिस्ट्रीब्यूशन, करेक्ट प्रॉफिट। डिस्ट्रीब्यूशन तीनों में एनी जगह से हो सकता है। करेक्ट प्रॉफिट दैट इज ट्रू प्रॉफिट, ट्रू कैपिटल प्रॉफिट, टू रेवेन्यू प्रॉफिट पीएल, टू रेवेन्यू प्रॉफिट जनरल रिजर्व। उसके बाद शेयर ऑफ एच लिमिटेड, उसके बाद शेयर ऑफ एम माइनॉरिटी। बस ये अगर 80% है तो जाहिर सी बात है ये 20% होगा। 80% है ये भी 20% होगा। 80% है तो ये भी 20% होगा। ओके, ये मैंने एक फॉर्मेट आपके सामने रखा, जब प्रॉब्लम अभी करूंगा तब आपको समझ में आएगा। तो फर्स्ट पॉइंट हम लोगों का आज का क्लास का ऑब्जेक्टिव है, हम लोग देखेंगे सब्सिडियरी प्रॉफिट में कितना प्री प्रॉफिट, कितना पोस्ट प्रॉफिट है। मतलब कितना कैपिटल प्रॉफिट है, कितना रेवेन्यू प्रॉफिट है। उसका और एक भी नाम है कितना परचेस प्रॉफिट, मतलब परचेस के टाइम कितना प्रॉफिट अवेलेबल है और कितना परचेस के बाद प्रॉफिट अर्न हुआ है। तो इसको बहुत सारे लोग बोलते हैं परचेस प्रॉफिट, और ये रेवेन्यू प्रॉफिट को बोलते हैं अर्न प्रॉफिट। अर्न प्रॉफिट मतलब आफ्टर द डेट ऑफ एक्विजिशन कितना हुआ है। ओके, तो मैं को बहुत जगह प्रेफर करता हूं इसको परचेस प्रॉफिट बोलने के लिए और इसको अर्न प्रॉफिट बोलने के लिए। परचेस प्रॉफिट मतलब आप जानते ही है, जिस टाइम आपने होल्डिंग सब्सिडियरी का रिलेशन एस्टैब्लिश किया था उस टाइम सब्सिडियरी में कितना प्रॉफिट अवेलेबल है, दैट इज परचेस्ड। और रेवेन्यू प्रॉफिट आपने डेट ऑफ एक्विजिशन के बाद होल्डिंग सब्सिडियरी रिलेशन एस्टैब्लिश करने के बाद कंपनी ने कितना पीएल जनरेट किया, कितना जनरल रिजर्व जनरेट किया। हो सकता है इसमें और एक आइटम आ जाए कैपिटल रिजर्व, तो कितना कैपिटल रिजर्व जनरेट किया। हो सकता है और भी आइटम आ जाए सिक्योरिटीज प्रीमियम, तो कितना सिक्योरिटीज प्रीमियम जनरेट किया। यहाँ पर आप लोगों के लिए छोटा दो दिया है तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन चाहे तो इसका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन डिफरेंट
स्ट्रक्चर हो सकता है। डन। तो आ जाते हैं एक प्रॉब्लम। ये फॉर्मेट मोरलेस दिया हुआ है, इलस्ट्रेशन 1। अब सब देखेंगे वहां पर क्या है ना है। हम ईच एंड एवरी वन आइटम का ऊपर बात चर्चा करेंगे। कैन आई रब? हाँ सर, चलिए। करें तो चलिए करते हैं इलस्ट्रेशन 1, क्लास नंबर 3 का इलस्ट्रेशन 1। कहां पर मिलेगा सर? शीट में देखिएगा, कॉपी कीजिएगा, वहां पर दिया हुआ है इलस्ट्रेशन 1। वहां पर मुझे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट नहीं करना है, मुझे सिर्फ ये बताना है कितना कैपिटल सब्सिडियरी का कितना कैपिटल प्रॉफिट है और कितना रेवेन्यू प्रॉफिट है। चलिए, from the following information compute the share of pre-acquisition profit and post-acquisition profit of H Limited and minority shareholders of S Limited। ठीक है, बैलेंस शीट ऑफ S Limited दे दिया है, दो डेट 31/3/2020 का एंड 1/4/2019 का। वेरी गुड। जनरल रिजर्व का भी फिगर दे दिया है, पीएल का भी फिगर दे दिया है। डेट ऑफ एक्विजिशन बोल दिया है 1/4/2019, मतलब 1/4/2019 का पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे निकालना पड़ेगा कितना परचेस प्रॉफिट है और कितना पोस्ट। ये प्रॉब्लम थोड़ा इजी है बिकॉज मोर और लेस दे ही दिया, लेकिन तब भी फर्स्ट प्रॉब्लम के अनुसार करना पड़ेगा। देखिए, डेट ऑफ एक्विजिशन 1/4/2019 है, तो परचेस प्रॉफिट मतलब 1/4/2019 में जो जो प्रॉफिट था, वो चाहे जनरल रिजर्व हो, पीएल हो, सब क्या है? कैपिटल प्रॉफिट। और 1/4/2019 के बाद जो प्रॉफिट अर्न हुआ है दैट इज रेवेन्यू प्रॉफिट। सर मुझे कैसे पता चलेगा? एक बात तो कंफर्म है, 1/4/2019 का प्रॉफिट दे दिया है, आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन ड्यूरिंग द ईयर में प्रॉफिट कितना हुआ है वो मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। लास्ट दिन मैंने एक ट्री फॉर्म किया था ना, वो तो फर्स्ट प्रॉब्लम के लिए दिखाने के लिए, आज मैं टेक्निक दिखाऊंगा। इलस्ट्रेशन 1, घर में बैठ के ये एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट का जो 4-5 प्रॉब्लम होगा, बैठ के हाथ में रिपीटेडली कीजिएगा। एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट किसका? ऑफ एस लिमिटेड, मतलब सब्सिडियरी। पर्टिकुलर्स, कितना आसान हम लोगों का ये टेक्निक होगा जब करूंगा, आप लोग देखेंगे। कैपिटल प्रॉफिट, रेवेन्यू प्रॉफिट, पीएल, जनरल रिजर्व, टोटल। नंबर 1 प्रॉफिट एनालिसिस कर लिया, आप लोग समझ जाएंगे, काम खत्म। अच्छा सर, रेवेन्यू प्रॉफिट का पीएल जनरल रिजर्व होता है, कैपिटल प्रॉफिट का पीएल जनरल रिजर्व नहीं होगा ना? नहीं होता, बिकॉज कैपिटल प्रॉफिट एक ही साथ मार्च होकर इन्वेस्टमेंट से माइनस हो जाता है, लेकिन पीएल जनरल रिजर्व अलग अलग। पीएल में कंसोलिडेशन होता है, कंबाइंड होता है, जनरल रिजर्व के साथ कंबाइंड होता है। किसका? होल्डिंग कंपनी का, इसलिए दोनों अलग अलग रखना पड़ा। लेकिन कैपिटल प्रॉफिट होल्डिंग कंपनी इन्वेस्टमेंट से डायरेक्ट माइनस हो जाता है। आप यहाँ पर पीएल जनरल रिजर्व अलग अलग करते भी है, उसका कुछ मतलब नहीं होगा, बिकॉज अल्टीमेटली दोनों ही मार्च करके इन्वेस्टमेंट से माइनस हो जाएगा। तो नंबर 1 प्रॉफिट एंड लॉस। तरीका देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस का 1/4/2019 का जो फिगर है
वो कितना है 1/4/2019 का फिगर 4,30,000। तो पूरा ही कैपिटल प्रॉफिट है सर, यस नो डाउट। और 31/3/2020 में आपका टोटल फिगर पीएल का दे दिया है 7,15,000। एम आई करेक्ट? 1/4/2019 में मतलब पीएल का ये फिगर कौन सा डेट में है? 1/4/2019 में जिस डेट में एक्वायर किया था उस डेट का पीएल दे दिया है 4,30,000 इज अ कैपिटल प्रॉफिट। और एंड ऑफ द ईयर में आपका पीएल बैलेंस शो कर रहा है 7,50,000। कॉमन सेंस लगाइए, कैसे हो सकता है सर? ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट किया होगा, यस कॉमन रीजन। सर साल के अंत में मेरा 7,50,000 है और साल के शुरू में 4,30,000, तो मेरा ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट कितना आया था? 3,20,000। डन। तो 4,30,000 और 7,50,000 ये फिगर मेरा बैलेंसिंग आ गया। एक्चुअली टोटल का कॉलम में लिखते ही है सिर्फ ये फिगर निकालने के लिए, और कोई रीजन नहीं है। टू जनरल रिजर्व, कितना जनरल रिजर्व? जनरल रिजर्व देखो देखो देखो, जनरल रिजर्व यहां से क्यों देख रहे हो? जनरल रिजर्व 2,10,000 बिगिनिंग में, तो ये भी कैपिटल प्रॉफिट 1/4/2019 100% एक्विजिशन डेट से समय था, तो ये परचेस प्रॉफिट है, परचेस रिजर्व है, कैपिटल प्रॉफिट है 2,10,000 और एंड ऑफ द ईयर में 3,90,000। कॉमन सेंस लगाइए, जनरल रिजर्व साल के शुरू में था 2,10,000 और साल के अंत में 3,90,000। कैसे हो सकता है? ड्यूरिंग द ईयर अर्निंग, ड्यूरिंग द ईयर जनरल रिजर्व कितना ट्रांसफर हुआ? 1,83,000। मतलब सर ये भी बैलेंसिंग आया है? यस। मैंने अच्छी तरह से देखो, पहले ये फिगर लिखा उसके बाद टोटल लिखा, तो ये फिगर मेरा बैलेंसिंग आ गया। ये बैलेंसिंग आप देखना चाहते हैं तो फर्स्ट प्रॉब्लम के लिए दिखा देते हैं, इसके बाद और नहीं। सिमिलरली यहां पर भी 3,90,000 माइनस 2,10,000। डन। चलो एड एडजस्टमेंट्स, ये क्या एडजस्टमेंट है? अभी मैंने रट्टा नहीं मारा है तो इस मोमेंट में नहीं बोलूंगा। डैश डैश डैश, इसका नाम होता है अपरेंट प्रॉफिट। तो हटाइए, अपरेंट प्रॉफिट मुझे नहीं देखना है। 6,40,000, 3,20,000, 1,80,000। टाइम एडजस्टमेंट, सर ये टाइम एडजस्टमेंट क्या होता है मुझे भी पता नहीं, जैसे लिखने के लिए बोल रहा हूं वैसे ही लिखिए। सर यहां पर है कुछ नहीं तो पता भी नहीं है भी कुछ नहीं। वेरी गुड। टोटल में टोटल का काम हो गया, टोटल उसके लिए आता है और उसके बाद कहीं पर हाथ नहीं लगाना। करेक्ट प्रॉफिट, तो करेक्ट कैपिटल प्रॉफिट मतलब सब कुछ करने के बाद करेक्ट कैपिटल प्रॉफिट हो। सर एक आता है लेस डिस्ट्रीब्यूशन, लेस डिस्ट्रीब्यूशन डैश डैश डैश, that is correct profit। $6,40,000 कोई एडजस्टमेंट नहीं था। 3,20,000, 1,80,000, स्टोरी खत्म। तो आप लोग खुद बोलिए, शेयर ऑफ एच लिमिटेड कितना परसेंट होल्डिंग है? सर उसका होल्डिंग का परसेंटेज है 80%। तो नेचुरली कैपिटल प्रॉफिट 6,40,000 एच लिमिटेड का, क्या पूरा ही 6,40,000 एच का शेयर होगा? ना सर, एच उसका 90% होल्ड करता है, तो बाकी 20% किसका होगा? माइनॉरिटी का होगा। शेयर ऑफ माइनॉरिटी 20%। आराम से 6,40,000 इंटू 80% 5,20,000, 5,12,000। तो इसमें अगर 5,12,000 कैपिटल प्रॉफिट इसका है तो माइनॉरिटी का कितना होगा? 1,28,000।
सर माइनॉरिटी के लिए तो कैपिटल रेवेन्यू नहीं होता, यस नहीं होता है, लेकिन इस स्ट्रक्चर में मुझे दिखाना पड़ेगा। अल्टीमेटली मैं कंबाइन कर दूंगा, उसका जो टोटल शेयर है मैं कंबाइन कर दूंगा, दैट इज माइनॉरिटी का शेयर इन प्रॉफिट। माइनॉरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कैपिटल रेवेन्यू कुछ प्रॉफिट अलग अलग नहीं है, होल्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इनटू 80%, 2,56,64 माइनॉरिटी का। सिमिलरली जनरल रिजर्व 1,80,000 में होल्डिंग का शेयर कितना 1,44,000, तो माइनॉरिटी का शेयर कितना 36। वेरी गुड सर, डन। तो सर मेरा आंसर यहां पर खत्म हो जाता है। मैं चाहूं एक एडिशनल स्टेप करके रखूंगा, माइनॉरिटी का कोई कैपिटल रेवेन्यू नहीं होता है, उसका प्रॉफिट। तो मैं चाहूं तो इसको ऐड करके अलग तरीके से रख सकता हूं, 1,28,000 प्लस 64,000 प्लस 36,000, 2,28,000। लेकिन गलती से भी एच लिमिटेड का मत करना, बिकॉज उसका कैपिटल प्रॉफिट, रेवेन्यू प्रॉफिट दो अलग अलग सिग्निफिकेंट एडजस्टमेंट में आएगा, लेकिन माइनॉरिटी का सब प्रॉफिट एक साथ मार्ज हो जाएगा। तो मैं उसको मार्ज करके दिखाया, लेकिन एच लिमिटेड का शेयर मार्ज नहीं किया, अलग अलग दिखाया है। ठीक है, तो ये था इलस्ट्रेशन नंबर 1, जैसे मैंने एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट किया था। एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट में फर्स्ट क्या आया था, टू आइडेंटिफाई कैपिटल प्रॉफिट, क्लियर। टू आइडेंटिफाई रेवेन्यू प्रॉफिट, क्लियर। जनरल रिजर्व, क्लियर। 3, टू आइडेंटिफाई द शेयर ऑफ होल्डिंग एंड माइनॉरिटी, होल्डिंग माइनॉरिटी, होल्डिंग माइनॉरिटी, होल्डिंग माइनॉरिटी। एक एडिशनल स्टेप कर दिया, टोटल माइनॉरिटी का शेयर निकाल लिया। क्यों टोटल निकाल लिया, बिकॉज माइनॉरिटी का कोई कैपिटल रेवेन्यू नहीं होता है। इस पॉइंट के लिए अलग अलग होता है, लेकिन फाइनली माइनॉरिटी का सब एक हो जाता है, लेकिन होल्डिंग का अलग अलग ट्रीटमेंट होगा। कैपिटल प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट से एडजस्ट होगा, और रेवेन्यू प्रॉफिट होल्डिंग का रेवेन्यू प्रॉफिट के साथ एडजस्ट होगा, वो बाद में देखते हैं। क्लियर इतना? चलिए, इलस्ट्रेशन नंबर 1 कंप्लीट हुआ, जहां पर हम लोगों ने आराम से एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट किया। अब हम बात करेंगे थोड़ा स्टेज डेवलपमेंट में, मतलब मैंने यहां पर आराम से पूरा क्या कर दिया था, पूरा प्रॉफिट को इलस्ट्रेशन मैंने लिया था डेट ऑफ एक्विजिशन एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। क्या था? डेट ऑफ एक्विजिशन था 1/4/2019 और डेट ऑफ कंसोलिडेशन था 31/3/2020। देखिए, डेट ऑफ एक्विजिशन 1/4/19, डेट ऑफ कंसोलिडेशन 31/3/2020, दो अलग अलग डेट था। अब इलस्ट्रेशन नंबर 2 पढ़िए। चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 2 में आते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट द changes pre-acquisition profit and post-acquisition profit of H Limited and the minority shareholder of H Limited. Holding percentage है 60% और acquisition of profit बोल दिया है। Date of acquisition देखे है 1/10/2019, मतलब ना एट द बिगिनिंग ना एट द एंड, इन बिटवीन। तो देखते हैं क्या से होता है। और दूसरा जो प्रॉफिट दे दिया है वो डेट ऑफ एक्विजिशन का प्रॉफिट नहीं दिया है, 1/4/2019 का प्रॉफिट दिया है, मतलब डेट ऑफ एक्विजिशन से 6 महीना पहले। यहाँ पर डेट ऑफ एक्विजिशन में डेट दिया, प्रॉफिट दे दिया तो प्रॉब्लम नहीं था। यहाँ पर डेट ऑफ एक्विजिशन है 6 महीना बाद, उसका 6 महीना पहले का प्रॉफिट दे दिया,
कैसे करेंगे सर? देखते हैं, मजा लगेगा। क्या करेंगे? रखे ना, रब कर देते हैं सर। चलिए, मेरे लिए अच्छा ही रहेगा एडजस्टमेंट। सर बाकी पार्ट रब नहीं करेंगे ना, मोरल सेम ही रहेगा। तो इसलिए ये टीचर होने का एडवांटेज मैं जो एंजॉय करता हूं। डेट ऑफ एक्विजिशन सर 1/4/2000 नहीं है, 1/10/2019। ओके, तो इलास्ट्रेशन 1 भी नहीं है, 2 है। चलिए सर करते हैं। सेम तरीका, यस। पीएल का ओपनिंग डेट बोलिए। ओपनिंग डेट मतलब 1/4/2019 में पीएल कितना दिया था? 20,000। तो पूरा ही कैपिटल प्रॉफिट होगा। यस सर, अगर डेट ऑफ एक्विजिशन 1/10/2019 है, 1/4/2019 का प्रॉफिट तो 100% उसका कैपिटल प्रॉफिट होगा, उसमें तो कोई शक ही नहीं है। वेरी गुड, 20। और एंड ऑफ द ईयर कितना टोटल? 60। तो मुझे ये बताइए बंधु, ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट कितना हुआ कंपनी का? शुरू में था 20, एंड में है 60। तो ड्यूरिंग द ईयर कितना? 40,000। क्लियर? तो स्टार्ट में था 20, एंड में था 60। 40 कैसे आया? 60 - 20। ओके, 40,000 हो गया। 60,000 क्लोजिंग, ओपनिंग 20,000। तो ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट प्रोबेबली 40,000 हुआ होगा। जनरल रिजर्व 1090। सर कैपिटल क्यों है? अरे भाई, डेट ऑफ एक्विजिशन 1/10/2001 मतलब 1 अक्टूबर 2019 है, और ये 10,000 प्रॉफिट है अप्रैल महीने का, तो 100% कैपिटल प्रॉफिट है। और एंड में दिखा रहा है जनरल रिजर्व 19। हुआ कैसे? ड्यूरिंग द ईयर प्रोबेबली ट्रांसफर हुआ होगा, नहीं तो 10,000 का बैलेंस 90 हुआ कैसे? 80,000 ट्रांसफर हुआ ड्यूरिंग द ईयर। वेरी गुड। $30, $40, $80 adjustments dash 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 time adjustment। यस सर, आप इसका खेला होगा। आप देखिए, आपने ये स्टेटमेंट बनाया है एज्यूमिंग 1/4/2019 आपका डेट ऑफ एक्विजिशन है, लेकिन एक्चुअल में तो 1/4/2019 आपका एक्विजिशन का डेट नहीं है, उसका 6 महीने बाद मतलब 1/10/2019 उसका एक्विजिशन पीरियड है। मतलब मैं बोल सकता हूं ये करंट ईयर प्रॉफिट में जो 12 महीना का प्रॉफिट दिखा रहा है, ये पूरा ही कैपिटल, पूरा ही रेवेन्यू प्रॉफिट नहीं हो सकता है। व्हाई? बिकॉज ये पूरा 12 महीने में 6 महीना तक तो एक्विजिशन किया ही नहीं था। एक्विजिशन हुआ था तो अक्टूबर से, तो अप्रैल में, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 6 महीना तो प्री था सर। यस, तो 40,000 में 6 महीना प्री, 6 महीना पोस्ट, 80,000 में भी 6 महीना प्री, 6 महीना पोस्ट, और आपने पूरा ही क्या दिखा दिया है? रेवेन्यू प्रॉफिट। गलत किया सर आपने, एग्जैक्टली मैंने गलत किया है। तो यहां पर आपको ये गलती सुधारना पड़ेगा। ये गलती क्यों मैंने किया? बिकॉज ऑफ टाइम ऑफ एक्विजिशन, मिड ऑफ द पीरियड है तो मुझे टाइम का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। इसी का नाम होता है टाइम एडजस्टमेंट। कैसे होगा देखते हैं। मतलब 40,000 में जो 6 मंथ, ये तो 12 महीने का प्रॉफिट है, दैट इज इक्वल टू 12 मंथ्स प्रॉफिट। उसमें मैंने क्या देखा है? 6 महीना कैपिटल प्रॉफिट है और 6 महीना रेवेन्यू प्रॉफिट।
और मैंने 12 महीना बोल के रख दिया है रेवेन्यू प्रॉफिट, तो मैंने ओवर एस्टिमेट किया है, तो यहां से लेस करना पड़ेगा, यहां पर ऐड करना पड़ेगा। जितना लेस यहां से करूंगा उतना ऐड ही यहां पर करूंगा। पीएल क्या होगा सर? 40,000 into 6/12, बिकॉज 6 महीना उसका प्री था, तो 40,000 से 6 महीना जो प्री है वहां से माइनस हो जाएगा। प्री का पोर्शन माइनस हो जाता है 20,000, तो सर ये ऐड होके आ जाएगा 20,000। मतलब टोटल में कोई इंपैक्ट नहीं आया है, टोटल ही है 1,50,000, उसमें कोई चेंज नहीं है। और यहां पर है तो सर जीरो इंपैक्ट हो जाएगा, कुछ इफेक्ट ही नहीं है। इवन मुझे टोटल कलम करना नहीं है सर। ये तो पीएल हुआ है, जनरल रिजर्व का भी तो होगा, एग्जैक्टली जनरल रिजर्व का होगा। क्यों? आपने दिखाया है 80,000 पूरा ही 12 महीने का है, लेकिन 6 महीना आपका प्री है और 6 महीना आपका पोस्ट है। तो कैसे करेंगे? 80,000 में into 6/12, 80,000 into 6/12 क्या होगा? तो 40,000 मैंने यहां पर ओवर एस्टिमेशन करके रखा था रेवेन्यू प्रॉफिट, तो रेवेन्यू प्रॉफिट से रेवेन्यू प्रॉफिट जनरल रिजर्व मतलब अर्न प्रॉफिट जनरल रिजर्व से 40,000 लेस ऐड कहां पर करेंगे? बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। 6 महीना क्या था? 6 महीना उसका कैपिटल प्रॉफिट था, 6 महीना उसका पीरियड पोस्ट एक्विजिशन पीरियड था, सॉरी प्री एक्विजिशन पीरियड। तो प्री एक्विजिशन का पीरियड इज always considered as a capital profit, and the post acquisition period is considered as revenue profit. But the problem lies here, 40,000 we have assumed entire 12 month as a acquisition period, but the question is given that no sir, only 6 month is a pre and 6 month is a post. So out of 40,000 we have considered 6 month as a pre and 6 month as a post. So out of 40,000 we have calculated 6/12 because the 40,000 is a 12 months profit. So 6/12 for 40,000, 20,000 will be added with the capital profit, and the 20,000 automatically deducted from the revenue profit. Same way we have considered the general reserve. Figure comes to 90,000, 20,000, 40,000. Less distribution, nothing sir. Or adjustments, okay. Dash, dash, dash. Over 90,000, 20,000, 40,000. You can say that is a correct profit. Correct profit. Done. If it is a correct profit, share of H Limited 60%, share of minority 40%. For our adjustment purpose, capital profit of revenue profit of holding company is very important. From the point of view of holding company is important, but from the point of view of the minority, there is a no meaning of the bifurcation between a capital profit and revenue profit. कोई मतलब नहीं होगा माइनॉरिटी का कैपिटल प्रॉफिट रेवेन्यू प्रॉफिट करने के लिए, लेकिन ये सिस्टम में ऑटोमेटिकली आ जाता है। लास्ट में हम लोग क्या कर देंगे, उसको ऐड कर देंगे। 54,000, 36,000, 12,000, 8,000, 24,000, 16,000. ओके, माइनॉरिटी का वी विल जस्ट ऐड, तो माइनॉरिटी का शेयर टोटल हो जाएगा। जानते हो मैंने कैसे किया? आई हैव नॉट एडेड दैट देखो ऐड करके भी वही आता है। मैंने जस्ट 1,50,000 का 40% कर दिया।
बिकॉज माइनॉरिटी का तो कैपिटल रेवेन्यू बोल के कोई मैटर ही नहीं है। मतलब 1,50,000 का 40% करो, देखो 60 ही आता। तो आप लोग ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं करके यहाँ का 40% यहाँ पर डाल दीजिए, देखिएगा सेम आंसर ही आएगा। उसके लिए बिकॉज उसके लिए तो कोई माइनॉरिटी मेजॉरिटी है ही नहीं, उसके लिए तो टोटल प्रॉफिट ही रहेगा। डन, दैट इज लास्ट क्वेश्चन 2, जहां पर डेट ऑफ एक्विजिशन मिड ऑफ द पीरियड है। सर मिड का जगह अगर 8 महीने बाद होता तो नो प्रॉब्लम, 8/12 9 महीना होता, 9/12 2 महीने बाद होता, 2/12 एकदम सेम, वेरी इजी। कॉपी कीजिए। तो चीज आई थिंक आप लोगों को समझ में आ चुका है। अब हम लोग एक एक लेवल इसमें ऐड करते जाएंगे। ये जो मैंने तो टाइम एडजस्टमेंट समझ में आ गया, ये जो एडजस्टमेंट है यहां पर एक एक लेवल में ऐड करता जाऊंगा। थोड़ा बहुत एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए एस लिमिटेड का जो प्रॉफिट शो कर रहा है वो गलत प्रॉफिट है। क्यों? बिकॉज एस लिमिटेड का जो प्रॉफिट वो दिखा रहा है उसने कोई इंटरेस्ट, कोई वेजेस, कोई सैलरी का अकाउंटिंग नहीं किया, तो उसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। यस, मतलब कुछ रेक्टिफिकेशन रह सकता है। ओके, कुछ एबनॉर्मल आइटम रह सकता है। एबनॉर्मल मतलब हो सकता है अचानक एक लॉस है, तो ये पर्टिकुलर पीरियड का लॉस है। ये नहीं बोल सकता हूं लॉस इवनली स्प्रेड ओवर द 12 मंथ्स। एक्चुअल में आप जैसे डिवाइड करते हैं ना 12 मंथ्स, इसका मतलब है ये जो 40,000 प्रॉफिट हुआ था वो ओवर द पीरियड 12 मंथ में ऑन एन एवरेज हुआ था। लेकिन इसमें अगर एबनॉर्मल आइटम कोई आता है तो उसको पहले इग्नोर करना पड़ेगा, उसके बाद उसका एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो पहले मैं इसका चर्चा करने से पहले उसका एक थोड़ा नोट्स लिखा देता हूं, उसके बाद हम उसको डील करेंगे। ठीक है बेटा, चल। Abnormal items, special items is not evenly accrued throughout the period. वो कोई पर्टिकुलर पीरियड के लिए होता है, पर्टिकुलर मंथ के लिए होता है, पर्टिकुलर डे के लिए होता है। तो देखना पड़ेगा वो प्री पीरियड में है ना पोस्ट पीरियड में है। मैं अगर उसको ऑन एन एवरेज एक्सपेंसेस मानता हूं तो उसका इफेक्ट तो मैंने ओवर द पीरियड स्प्रेड कर दिया हो तो गलत होगा। तो मुझे देखना पड़ेगा। पहले नोट ले लेते हैं। नोट 1, एग्जाम नोट। ओके, एग्जाम नोट 1, एबनॉर्मल लॉस। हो सकता है कुछ फायर हो गया है, कुछ जल गया है, बड़ा स्ट्राइक हुआ, तो ये सब रेगुलर होता है ना, कभी कभी होता है। तो कभी कभी हुआ होता है मतलब स्पेसिफिक पीरियड का रिलेटेड है, स्पेसिफिक मंथ का है, ओवर द पीरियड स्प्रेड नहीं हो सकता है, तो दैट इज एबनॉर्मल लॉस। एग्जाम्पल, स्ट्राइक, फायर एक्सेट्रा। जैसे एबनॉर्मल लॉस होता है ऐसे ही एबनॉर्मल गेम हो सकता है। एबनॉर्मल लॉस or gain is the period specific item it is not to be spread not to be allocated over
rather it is adjusted from the profit of specific period. स्टेप्स क्या करेंगे आप लोग? स्टेप 1 इसके लिए add back the abnormal item before time adjustment with the current year profit. मतलब एबनॉर्मल आइटम को पहले ऐड बैक कर दीजिए करंट ईयर में, बिकॉज करंट ईयर में तो हुआ है तो उसको पहले ऐड बैक कर दीजिए. स्टेप 2 यूज टाइम एडजस्टमेंट. एज यूजुअल, जैसे करते सिखाया वैसे ही करेंगे. Step 3 use time adjustment as usual to identify pre or post acquisition profit. उसके लिए तो करते हैं करेक्ट प्रॉफिट निकालने के लिए. Step 3 adjust, that is either deduct the abnormal loss from the specific period where it is actually occurred. मतलब पहले उसको ऐड बैक कर, जो लॉस हुआ था पहले उसको ऐड बैक कर देंगे. मतलब प्रॉफिट कॉन्सेप्ट को, एबनॉर्मल लॉस को इग्नोर करते हैं. उसके बाद जैसे नॉर्मली टाइम एडजस्टमेंट होता है वो करेंगे. अब एक्चुअल में तो लॉस हुआ है तो जिस स्पेसिफिक पीरियड के लिए, मतलब प्री पीरियड में अगर एबनॉर्मल लॉस है तो प्री पीरियड का कैपिटल प्रॉफिट से लेस करेंगे. अगर पोस्ट पीरियड में एबनॉर्मल लॉस हुआ है तो पोस्ट पीरियड से लेस करेंगे. ओके, और कुछ प्रॉब्लम नहीं है. क्लियर? सो दैट इज नोट 1. डन. इलस्ट्रेशन 3 करते हैं. ऐसा जितना जितना आइटम होगा मैं आपके सामने रखता जाऊंगा, आप लोग देखते जाएंगे. फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयरिंग द एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट. बैलेंस शीट ऑफ एस लिमिटेड दे दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस जनरल रिजर्व यहां पर भी दे दिया है. बट there was an abnormal loss on 1/12/2019. Date of acquisition 1/10/2019. Fine. अच्छा काम करते हैं. 1/10/2019 ना, डेट ऑफ एक्विजिशन गलत बोला. डेट ऑफ एक्विजिशन है 1/7/2019. राइट. हाँ, 1/7/2019. और होल्डिंग परसेंटेज है 90%. ओके, तो एक्वायर किया था 1/7/2019 और एबनॉर्मल लॉस का डेट है 1/12/2019. मतलब 100% पोस्ट एक्विजिशन पीरियड है. तो चलिए करते हैं. डेट ऑफ एक्विजिशन 1/7/2019. डेट ऑफ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट. डेट ऑफ बैलेंस शीट कब करेंगे कंसोलिडेशन? 31/3/2020.
तो पहले इसको कवर कर लो। अब एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट करते हैं। एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट, यस सर। कैपिटल प्रॉफिट, revenue profit, analysis of profit of what? Of S Limited. Revenue profit, उसका दो पार्ट इस क्वेश्चन अनुसार पीएल एंड जनरल रिजर्व। टोटल आई थिंक आप तो हाथ आप लोगों का सेट हो ही चुका होगा। पर्टिकुलर्स, नंबर 1, नंबर 1, PL 1,60,000, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस कितना? 1,60,000। अच्छा, 1/4/2019 में कितना फिगर था? 40,000। तो पूरा ही कैपिटल। टोटल कितना है एंड ऑफ द ईयर? टोटल है 1,60,000। ओके, तो ड्यूरिंग द ईयर 12 महीने में कितना प्रॉफिट हुआ था? 1,20,000। Am I clear? साल के शुरू में 40 था, डेट ऑफ एक्विजिशन इन मिडिल था, तो एट दैट मोमेंट में कुछ कर नहीं सकता। एंड ऑफ द ईयर 1,60,000, तो ड्यूरिंग द ईयर 12 महीने में कितना हुआ है? 1,20,000। 2, जनरल रिजर्व, ओपनिंग डेट कितना था? 40। क्लोजिंग डेट 1,00,000। कितना है क्लोजिंग डेट? 1,00,000। वेरी गुड सर, यहां पर ऐड कर देते हैं। यस, नो प्रॉफिट प्रॉब्लम। तो ये कितना आएगा? 1,40,000 माइनस करने से 60। डन। ओके, ऐड, मैंने एडजस्टमेंट्स बोला था ना। एबनॉर्मल लॉस, नोट में देखिए स्टेप 1 क्या बोला था, बिकॉज यहां पर एबनॉर्मल लॉस है। एबनॉर्मल लॉस ऐड बैक करना, सॉरी, ऐड बैक करना। क्या? जो एबनॉर्मल लॉस हुआ है करंट ईयर में, उसको पहले करंट ईयर प्रॉफिट के साथ ऐड बैक तो कर दो। तो कितना है? दैट इज 80, 1,20,000, 60। इसका जरूरत नहीं है, तब भी आप लोगों के लिए 1,60,000। तो एबनॉर्मल लॉस कितना आया? एबनॉर्मल लॉस बोल दिया है यहाँ पर क्वेश्चन में, सर एबनॉर्मल लॉस है 15,000। तो स्ट्रेट वे में करंट ईयर का प्रॉफिट मतलब पीएल में एडजस्ट कर देते हैं। स्टेप 1 वही था। चलो, तो एडजस्टमेंट के बाद 80, 1,35,000, 60। डन। सर ये आपने कैपिटल प्रॉफिट किस डेट को बेस पकड़ के किया? 1/4/2019 को बेस पकड़ के किया, लेकिन आपका डेट ऑफ एक्विजिशन क्या है? 1/7/2019। मतलब
आपने सोचा था 12 महीना पोस्ट, लेकिन एक्चुअल दिखा जा रहा है 3 महीना आपका प्री और 9 महीना आपका पोस्ट। क्यों 3 महीना? आपने सोचा था 1/4/2019 आपका प्री है डेट ऑफ एक्विजिशन, लेकिन एक्चुअल में तो 1/7 है। तो अप्रैल मई जून पूरा 3 महीना तो प्री ही था, लेकिन आपने 3 महीना का प्रॉफिट भी पोस्ट में डाल दिया था, तो आपने गलत किया। तो ये पोस्ट प्रॉफिट आपका ओवर एस्टिमेशन हो गया, उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। क्या एडजस्ट करना पड़ेगा? टाइम एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो टाइम एडजस्टमेंट, चलिए टाइम एडजस्टमेंट में क्या क्या होगा? पीएल प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस, वहां पर भी तो गलती हुआ था। 1,35,000 मैंने सोचा था 12 महीने का प्रॉफिट है, लेकिन उसमें 3 महीना आपका क्या है? प्री प्रॉफिट है। तो कितना आता है? 1,35,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 12, 33,750। तो 33,750 मेरा कैपिटल प्रॉफिट, और मैंने यहाँ पर रेवेन्यू प्रॉफिट बोल के डाल दिया था, तो यहाँ से माइनस, से पीएल से माइनस, कैपिटल प्रॉफिट में ऐड, टोटल में कोई इंपैक्ट 0। 2 जनरल रिजर्व, यहां पर भी सेम गलती, 60,000 इंटू 3/12। मैंने पूरा 60,000 को ही मान के चला था क्या? रेवेन्यू प्रॉफिट, लेकिन उसमें 3 महीना तो प्री था, कैपिटल प्रॉफिट। तो 15,000 प्री, 15,000 पोस्ट। तो 60 में 15,000 प्री का पार्ट है, तो कैपिटल प्रॉफिट है, तो कैपिटल में डाल दिया 3 महीने का, तो नेचुरल रेवेन्यू प्रॉफिट से घट जाएगा, तो मैंने घट दी, एडजस्ट कर दिया। तो क्या आएगा? कैपिटल प्रॉफिट बढ़ जाएगा 80,000 प्लस 33,750 प्लस 15,000। एक्चुअली इसका नाम होता है ना अपरेंट प्रॉफिट, 1,28,750। 1,35,000 से 33,750 माइनस करो, 1,01,250। 60,000 से माइनस करो 15,000, 45,000। ये भी करना पड़ता है सर आपको, हो जाता है कभी कभी। सर आपने जो किया, आपने एबनॉर्मल लॉस एक्चुअल में हुआ था, आप तो इग्नोर कर दिए। कैसे इग्नोर किया? आपने ऐड बैक कर दिया था, राइट? तो आपका स्टेप कौन था? ऐड बैक द एबनॉर्मल आइटम बिफोर टाइम एडजस्टमेंट, मैंने किया। स्टेप 2, यूज द टाइम एडजस्टमेंट एज यूजुअल टू आइडेंटिफाई प्री एंड पोस्ट, हो गया। स्टेप 3, डिडक्ट द एबनॉर्मल लॉस फ्रॉम द स्पेसिफिक पीरियड वेयर इट इज एक्चुअली ऑकर्ड। ये कहां पर ऑकर्ड हुआ था? प्री पीरियड में ना पोस्ट पीरियड में? डेट देखो 1/12/2019 में ये ऑकर हुआ था, तो नेचुरली 1/12/2019 मेरा पोस्ट पीरियड होता है, तो लेस एबनॉर्मल लॉस, मतलब जो पहले ऐड किया इग्नोर करने के लिए, उसके बाद स्पेसिफिक हेड से मैं माइनस करूंगा। तो स्पेसिफिक हेड मतलब पोस्ट हेड से, पोस्ट का कौन? रिजर्व या पीएल। एबनॉर्मल लॉस कहां पर एडजस्ट होता है? पीएल से, तो इसलिए पीएल से एडजस्ट कर दो। कितना? 15,000। लॉस तो लॉस ही है। कैपिटल प्रॉफिट, सॉरी करेक्ट प्रॉफिट, $1,28,750। मैंने जो प्रॉफिट निकाला था वो एबनॉर्मल लॉस को इग्नोर करके माइनस 15,000, 86,250, और यहां पर 45।
तो अल्टीमेटली देखो ये 3 ऐड करके आपका 1,60,000 आ रहा है, बिकॉज 15,000 मैंने जो पहले ऐड किया था उसके बाद लेस कर दिया। सर यहाँ पर 15,000 ऐड किया बिकॉज मैं इग्नोर करना चाहता था, उसके बाद लेस किया बिकॉज इग्नोर करने के बाद मेरा ओवर द पीरियड प्रॉफिट आ चुका था, वो एडजस्टमेंट करने के बाद मुझे स्पेसिफिक एरिया से माइनस करना पड़ेगा। तो इस प्रॉब्लम में 1/12/2019 हो ही सकता है सर, 1/12/2019 के जगह 1/5/2019 होता, तो ये मेरा कैपिटल प्रॉफिट से एडजस्ट होता रादर देन रेवेन्यू प्रॉफिट। तो 15,000 यहाँ माइनस करने के वजह मैं यहाँ से माइनस करता, तो ये प्रॉब्लम के लिए वो वही है, तो ठीक है। तो जहां से है हम लोग वो नहीं देखेंगे प्लस कहां पर हो रहा है, कहां से माइनस हो रहा है। पहले प्लस करने का कारण इग्नोर करना, उसके बाद लेस करने के कारण मैंने एक्चुअल प्रॉफिट निकाल लिया विदाउट एबनॉर्मल गेन और लॉस, उसके बाद एबनॉर्मल लॉस और गेन जिस पीरियड से है उस पीरियड से माइनस करूंगा। फॉर्चुनेटली इस प्रॉब्लम में पोस्ट पीरियड में ही था तो पोस्ट पीरियड से माइनस किया, अगर प्री पीरियड से था तो 15,000 यहां से माइनस करता, नॉट यहां। करेक्ट प्रॉफिट आ गया, बस स्टोरी खत्म। शेयर ऑफ एच लिमिटेड, शेयर ऑफ माइनॉरिटी, जितना तक मेरा मेमोरी है ये शेयर है 90%, ये शेयर है 10%। तो चलिए 1,28,750 इंटू 80% कितना, 1,03,000। माइनॉरिटी का शेयर 25,750, 86,000 to 50, मैंने गलत किया, 80 लिख दिया। 1,28,750 into 90%, 1,15,875, 12,875. Similarly, 8625, 4500. 86,250 into 90%, 77,625. 10% करोगे तो ये 45,000 का 90%, 40,500। बस सर माइनॉरिटी को ऐड करूंगा, आप ऐड करो, मैं डायरेक्टली फिगर लिखूंगा। 1,60,000 इंटू 10%, 16,000। देखो ऐड करके वही आ रहा है, 12,875 प्लस 8625 प्लस 4,500। हाँ भाई, ऊपर में देखो गलती आइडेंटिफाइड हो गया था। 1,60,000 1 लाख ऐड करने से 2,60,000 होता, मैंने 1,60,000 लिख दिया, तो उसका 10% क्या होगा, 26। ये 3 कलम ऐड करो, देखो 26। सर होल्डिंग का ऐड करूंगा, कर नहीं सकते, बिकॉज होल्डिंग का कैपिटल प्रॉफिट, रेवेन्यू प्रॉफिट आपको अलग अलग करना है, बिकॉज उसका अलग अलग एडजस्टमेंट है। और माइनॉरिटी का क्यों नहीं करना है, माइनॉरिटी का सब प्रॉफिट एक साथ कंबाइन हो जाता है, तो एक साथ ही अगर मुझे खाना है, अलग अलग क्यों करेंगे। तो आप तो करते हैं, मेरा स्टेटमेंट में आ जाता है इसलिए मैं करता हूँ। अगर कोई नहीं करता है तब भी उसका चलेगा, वो सिर्फ होल्डिंग कंपनी लिख के छोड़ दे और उसका परसेंटेज डायरेक्ट लिख दे, तब भी होगा, नो प्रॉब्लम, एनीथिंग यू कैन डू। छोड़ो, वो तो मजे का बात हुआ। तो डन। अब नॉर्मल लॉस को एलोकेशन ऑफ प्रॉफिट में कैसे एडजस्टमेंट करना है मैंने आपको सिखाया। तो एलोकेशन ऑफ प्रॉफिट मैंने आपको यहाँ पर 3 तरीके से दिखाया। एक एट द ईयर ऑफ द एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर एक्विजिशन, उसके बाद एट द मिड ऑफ द ईयर एक्विजिशन, मतलब मैंने आपको टाइम एडजस्टमेंट सिखाया। उसके बाद मैंने आपको एबनॉर्मल लॉस, मतलब जो एडजस्टमेंट वाला पार्ट वो दिखाया। ये हर जगह ये एबनॉर्मल एडजस्टमेंट वाला पार्ट में बहुत कुछ आएगा बेटा, डिविडेंड आएगा, बोनस शेयर्स आएगा, रिवैल्यूएशन आएगा, रेवेन्यू एडजस्टमेंट आएगा। हम लोग एक एक करके करेंगे, आप लोग देखिएगा क्लास में, ये सब का नाम मैंने लिख के रखा है, मतलब हर चीज यहाँ पर आएगा। तो आई थिंक एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट का पार्ट आप लोगों का क्लियर है, ठीक है बेटा।
चलिए, हाँ नीच वाला पार्ट मिस हो गया था, मतलब लिखा था लेकिन आप लोगों का आँख से निकल गया है। तो चलो प्लीज़ देख लीजिए, थोड़ा होता है, अकेला करता हूँ तो। डन। तो ऑब्वियसली नोट से करेंगे, आप लोग नोट फॉलो करेंगे, दिमाग ठंडा करके देखेंगे, तब उसके बाद समझ में आ जाएगा। और ऐसे इसमें है कुछ नहीं, बहुत वेरी इजी। मैंने आप लोगों को जो टेक्निक दे दिया है, सब स्टूडेंट आप लोग देखेंगे जो ट्यूशन पढ़ते हैं इस फेज में फंस जाते हैं। ये लोग ये करते नहीं है, वो दूसरा तरीका करते हो। क्या करते हैं, हटाओ। मैं आप लोगों को जो सिखा रहा हूँ वो सीखो। देखना होल्डिंग सिखा दोगे किसी को। चलिए जी।